हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल गुलशन सैनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का वायरल पेपर लेके आया हूं जो 24 फरवरी 2025 को आपका पहला पेपर है। इसमें आपको एक एक चीज समझाई जाएगी और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके 70 से 80 नंबर आ जाएंगे। पेपर को अच्छी प्रकार से देखिए। देखिए, चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले जो है अनुक्रमांक लिखना है आपको और फिर यहाँ पर नाम लिखना है। ये 2025 वायरल पेपर है, कक्षा 12 के लिए है। देखिए, ये समय 3 घंटे 15 मिनट है और ये देखिए इसका कोड है 301 DC और ये वायरल पेपर है। अक्सर इसमें से हर साल इसमें से आता है। ये पूर्णांक 100 है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना आप। देखिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य है। देखिए, खंड क्या जो है बहुविकल्पीय है और इसमें 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से एक ऑप्शन सही है। देखिए क्या है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। देखिए, इसमें जो गलत है ये है शिव प्रसाद सिंह की जिंदगी और जोक। ये लिखी हुई नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। तो उनका लिखित संग्रह है क्या? कला और संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित लिखित संस्मरण विद्या की रचना है। प्यारे बच्चों, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर चौथा, ये आंसर नंबर चौथा से दीप जले शंख बजे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैचारिक शोध और बोध कृति के रचनाकार है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सेकंड वाला, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और चलते हैं। क्या भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित है? तार सप्तक जो अंग्रेजी ने बनाया था उसमें जो है इनका बताना है कौन से में। तो ये दूसरे सप्तक में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो है ये हो जाएगा हमारा जो है छायावाद के। डॉक्टर निगेंद्र ने कहा था ये चीज। फिर आगे बढ़ते हैं। गए बीती भागरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? तो प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा हमारा जो है लहर। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए, सुंदरानंद पंत जी को मिला, रामधारी सिंह को मिला, महादेवी वर्मा को मिला और इसमें जो है गजानन माधव मुक्ति बोध को इसमें पुरस्कार नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आगे की काव्य कृति नहीं है? तो देखिए, इसमें ये भी आगे जी की है और ये इसमें कला और बूढ़ा चांद ये इनकी नहीं है बल्कि ये सुमित्रानंद पंत जी की है। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें 2 गद्यांश दिए होते हैं। एक ये गद्यांश दिया हुआ है और एक नीचे दिया हुआ है। जो भी हमें आता हो उसको कर लेंगे। अगर नहीं भी आता हो तो भी हमने करना है, ट्रिक के माध्यम से करना है और साफ साफ लिख के करना है। देखिए, मैंने दूसरी वीडियो में बताया है। देखिए, धरती माता की कोख में जो मूल्य निधि भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजा है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्प से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए, यह है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। आपको बहुत सावधानी से करना है, करना लाजमी है। देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? देखिए, सीधा होता है यहाँ धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है? इसमें जो है कीवर्ड देखते हैं हम अधिकतर। तो देखिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। देखो, देह इसमें भी आ रहा है और ये आ रहा है। जिस लाइन में कीवर्ड मिल जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अगणित और अबुद्धि शब्दों का अर्थ लिखिए। देखिए, अगणित का है विकास उन्नति, अर्थात जिसका जिसका कोई गणित न हो, अर्थात जिसकी कोई गिनती न हो, तो वो तो हो गया अगणित। और देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है अबुद्धि। अबुद्धि अबुद्धि का मतलब उन्नति करना।
फिर देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ के लेखक का नाम जो है तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, और जो है पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्यारे बच्चों, तो इसी में से काट छाट के हम लिख दें। तो इसी के लिखिए कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुछ कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं और मूर्तियां व अन्य सामान बना देते हैं। इसी प्रकार से जो है ये जो है पृथ्वी की गोद जो है हरी भरी हो जाती है। तो इस प्रकार से काट छाट के इसके जो है बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे गद्यांश पे लिखा था वैसे पद्यांश पे, इसमें भी गद्यांश 2 दिए हुए थे, पद्यांश भी 2 दिए हुए हैं। देखिए ये वाला करना है, फिर या ये वाला करना, दोनों में से एक करना है। देखिए हम देखते हैं, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। काठा कांटा कठोर है तीखा है उसकी मर्यादा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं ने तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। देखिए उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। देखिए पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा, और रचयिता है हीरानंद सचिदानंद वातासन अगे। अगर पूरा नाम याद है आगे लिख देना, केवल आगे से चल जाएगा काम। फिर देखिए दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित जैसे कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। कांटे की मर्यादा अथवा श्रेष्ठता उसकी कठोरता व उसके नुकीलेपन में होती है। अगर कांटा कठोर नहीं होगा तो उसकी मर्यादा उसमें भंग हो जाएगी। तो कांटे की जो मर्यादा है वह उसकी कठोरता में है। तो इसकी जो है इस प्रकार से हिंदी बढ़ा जो है रेखांकित अंश की जो है व्याख्या बढ़ा चढ़ा के कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, दुर्धर और प्रांतर शब्द का अर्थ लिखिए। दुर्धर का अर्थ है कठिन अर्थात जिसका दमन करना कठिन हो, और प्रांतर प्रांतर का 2 प्रदेशों के बीच का स्थान वह प्रांतर कहलाता है। तो देखिए क्वेश्चन घ, जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। देखो प्यारे बच्चों जहां पे डैश आएगा बीच में तो वहां पे 99% कौन सा अलंकार बताया मैं, रूपक। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, इसका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहता है या गी जी कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता है कि मैं प्यार तो करूं परंतु मुझे प्यार करने वाले से कोई सहायता या मदद मिले, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा पर प्रकार डालिए। देखिए अधिकतम शब्द जो है सीमा जो है 80 शब्द है। अब देखिए इसमें पहला नंबर है डॉक्टर वासुदेव शरणोगर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जो है श्री हरिशंकर प्रसाद में से एक लिखनी है। देखिए प्यारे बच्चों जो भी प्रश्न है प्रश्नोत्तर है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में जीवन परिचय कैसे लिखना है और स्मरणीय बिंदु इस प्रकार से लिख रहे हैं। स्मरणीय बिंदु जन्म जो है सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान है मेरठ और मृत्यु स्थान है वाराणसी, कर्तव्य भारत की एकता, मातृभूमि आदि। और इस प्रकार से जो है भूमिका से लिख देंगे थोड़ी। और फिर जन्म डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे, अतः उनके पास न रहकर अपने बाबा शाहजी लाल झब्बा लाल के पास रहे। वासुदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की। वे बचपन से कुशाग्र बुद्धि थे। उन्होंने काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनि कालीन भारत पर उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन साहित्य संस्कृति का गहन अध्ययन किया। अग्रवाल जी ने लखनऊ तथा आगरा, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा हिंदी के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है जो मेन चीजें है मोटी मोटी वो जो है हेडिंग पेन से लिख देंगे। और सन 1967 ईस्वी में अग्रवाल जी इस संसार से विदा हुए। साहित्यिक परिचय में इस प्रकार से लिखे गए जो भी मेन चीज है वो मैंने जो है हेडिंग में लिख दिया, इसको आप देख लीजिए। और फिर कर दिया है निबंध संग्रह
ये इस प्रकार लिखा है। शोध जो है पाणिनि काल भारत और संपादन जी जिसका किया है, देखिए पाली संस्कृत प्राकृतिक अनेक ग्रंथों का संपादन किया। हिंदी साहित्य में स्थान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों में से एक हैं। वे सूक्ष्म दृष्टा, अन्वेषक, संतुलित निबंधकार, विद्वान, टीकाकार तथा प्राचीन साहित्य कृतियों के सफल संपादक थे। देखिए प्यारे बच्चों, इसी का पार्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। देखिए प्रश्न जो भी है यहाँ प्रश्नोत्तर इस प्रकार से डाल के नीचे पटरी की सहायता से ये ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद की हम लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद को हेडिंग में लिख देंगे। स्मरणीय बिंदु, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। पिता देवीदास साहू। मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार आदि। देखिए जयशंकर प्रसाद सच्चे अर्थों में है हिंदी जगत के लिए प्रसाद स्वरूप है। प्रसाद जी प्रथम श्रेणी के कवि, श्रेष्ठ नाटककार, कुशल कहानीकार और उपन्यासकार हैं तथा उच्च कोटि के निबंधकार थे। तो ऐसे जीवन परिचय हेडिंग में लिखेंगे। फिर जो है प्रसाद जी सरस्वती के अमर पुत्र थे। उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका तंबाकू का व्यवसाय था। इनके पिता का नाम देवीदास साहू था। दुर्भाग्य से प्रसाद जी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने इनका पालन पोषण किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी को कविंस कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया, परंतु वहां पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए इनके बड़े भाई ने घर पर ही ने अंग्रेजी, संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा का प्रबंध किया। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई भी संसार से चल बसे। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात समस्त परिवार का बोझ भी प्रसाद जी पर आ पड़ा। उनको जीवन भर विषम परिस्थितियों और कष्टों में संघर्ष करना पड़ा, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। चिंताओं ने इनके शरीर को जर्जर कर दिया। काल रूपी सर्प ने इनके शरीर को क्षय रोग से ग्रसित कर दिया। यह पवित्र आत्मा शंकर का प्रसाद तो थी ही, और 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को काशी में इस नश्वर संसार से शंकर के प्रतिमा के समक्ष ही चले बसे। देखिए कृतियां, महाकाव्य कामायनी, नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। कहानी संग्रह छाया प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। अन्य रचनाएं जो है ये है हिंदी साहित्य में स्थान। प्रसाद जी का काव्य भाव एवं कला दोनों दृष्टियों से अनुपम है। सत्य यह है कि वे भाव और शिल्प के क्षेत्र में हिंदी के युग प्रवर्तक कलाकार थे। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है। उन्होंने जिस विधा का भी स्पर्श किया उसे कंचन बना दिया। वास्तव में प्रसाद जी साहित्य आकाश के जगमगाते सितारे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के मुख्य उद्देश्य से प्रकार है। तो पहले हम बहादुर कहानी देखते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखी जाती है। प्रश्नोत्तर संख्या है यहाँ पे लिखकर, फिर बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखी हुई है। तो इस प्रकार से राइटर का नाम लिख देते हैं ताकि जो एग्जामिनर इसको देखकर ये समझता है कि हाँ इसकी बच्चे की पढ़ी हुई है और उसको अच्छे नंबर देता है। फिर देखिए हेडिंग के हिसाब से लिखेगा। हमने हेडिंग के हिसाब से लिखा हुआ है। देखिए सब यहाँ पे जो है कहानीकार अमरकांत हिंदी कथा साहित्य जगत के उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने नई कहानियों को गतिशीलता प्रदान की। उन्होंने अपनी कहानियों में निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की मानवीय संवेदना और जीवन की भूख का हृदयग्राही चित्रण किया है। देखिए हेडिंग वाइज लिखिए, दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। ये देखिए इसमें दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्षीय एक पहाड़ी बालक है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल है गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहां गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी ही उदारता से उसके नाम से दिल शब्द हटा देती है। वह उसे बहादुर कहकर पुकारती है। देखिए प्यारे बच्चों, परिश्रम एवं हंसमुख बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता को भी पूरा करता है। इतना काम करने के बावजूद भी वह
हमेशा हंसता रहता है, हंसना हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। फिर देखिए अगला है किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो शानो शौकत तथा रोब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। वह बहादुर को छोटी छोटी लापरवाही पर भी उसे मारता पीटता, वह गंदी गंदी गालियां दे भी देता था। बहादुर पिटकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ता है। देखिए अगला हेडिंग है निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और उसने भी बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपए खो जाने की बात कही। बहादुर बहादुर पर ही शक किया गया। बहादुर ने ना कहने पर भी उसे डराया धमकाया और अंत में पीटा भी गया। अंत में लेखक ने उसे पीटा। बहादुर के प्रति कठोर व्यवहार। इस घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। वे उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। इससे बहादुर बहुत खिन्न रहने लगा। वह अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। बहादुर का घर से भाग जाना। देखिए एक दिन उसके हाथ से सिल टूट गई। बहादुर पिटाई के डर से और घर वालों के असभ्य और क्रूर व्यवहार से तंग होकर घर से भाग जाता है। उसके जाने पर सभी पश्चाताप करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। पहले में देखिए बहादुर कहानी का चरित्र दिखलाया मैंने आपको। अब जो है इसका किस प्रकार से उद्देश्य लिखा आता है, ताकि आपको उद्देश्य आए तो उद्देश्य लिख दें और कहानी आए तो कहानी लिख दें। देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6, फिर पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु लिखी है। ये देखिए उद्देश्य हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय रहा है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकरण हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। वह मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसका जो है उद्देश्य लिखा जाएगा। पहले कहानी तो बहादुर का चित्र मैंने बस दिखलाया, और ये जो है किसी भी कहानी का उद्देश्य जो मूल जो चीज बताई गई है उससे उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इसकी अधिकतम सीमा जो है 80 शब्द है। देखिए क्षेत्र के आधार पर लगे हुए हैं स्वपठित खंड काव्य। लिखने का सभी का तरीका एक जैसा ही है, और इसमें एक प्रश्न आता है चरित्र चित्रण। वो सब जितने भी खंड काव्य है सब में आता है वो, और लगभग लगभग हेडिंग भी सबके एक जैसे है। देखिए मैं जो है क्या आलोक वर्ष खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 घ आलोकवर्त खंड काव्य। देखिए पहली लाइन में लिखे आलोकवर्त खंड काव्य की रचना श्री गुलाब खंडेलवाल की लेखनी से हुई है। यहाँ पे शुरू में जिसने भी लिखा है उसका बारे में लिखते हैं, जो भी राइटर है शुरू में लिख देते हैं। तो इस संपूर्ण खंड काव्य में गांधी जी के समग्र जीवन वृत्त को चित्रित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूरे इतिहास के साथ साथ गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत भी पूर्णतः प्रतिपादित हो जाते हैं। वस्तुतः गांधी जी को ही आलोक
के नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देख, महात्मा गांधी जी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। देखिए, महान और उज्जवल चरित्र, जितने भी नायक है उनका जो है सभी का महान और उज्जवल चरित्र चरित्र रहता है। इसमें गांधी जी का थोड़ा सा एक हेडिंग अलग सा है, अहिंसा और प्रेम के पुजारी। अहिंसा और प्रेम गांधी जी के अमोघ अस्त्र थे। वे शत्रु पर भी इन्हीं अस्त्रों से प्रहार करते थे और अंत में सरलता से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। उनका विचार था कि हम अहिंसा द्वारा ही मानव दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। इस प्रकार से एक आधा अगर पद याद है वो भी लिख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल के लिखेंगे, अगर हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर उस पर जो है कम ध्यान देता है और एकदम जो है नंबर देता है। और एक आला इस प्रकार से पद भी लिख देंगे, जिसने मारा मुझे कौन वह, हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस उसका मेरा घेरा। फिर देखिए, आत्मविश्वास एवं संकल्प की दृढ़ता, ऐसे हेडिंग डालते हैं, फिर उसके अंदर लिख देते हैं। फिर जो है पुरुषार्थी एवं आस्तिक, एक आधा अगर पद याद है तो लिख दे, क्या होगा परिणाम सोच लो, पर क्यों सोचो वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, सृष्टा का जो प्रभु करे वही हो। फिर है लास्ट में सत्याग्रही। सत्याग्रह, गांधी जी साधनों की पवित्रता पर विश्वास रखते थे। सत्याग्रह उनका पवित्र साधन था, केवल इसी से बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। सत्याग्रह के शब्दकोश में शब्द नहीं दुर्बलता का, पथ का हर व्यवधान बनता सोपान सफलता का। अंत में देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि महात्मा गांधी आलोक वर्त के नायक हैं और उनका आदर्श चरित्र हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो भी नायक है वो लास्ट में इस प्रकार लिखाता है। देखिए, महाराणा प्रताप हो, सुभाष हो या कोई और हो, उनके चरित्र में धीरोदात्त नायक के सभी गुण उपलब्ध हैं। मानवता के कल्याण में उन्होंने जो योगदान दिया, हम सभी उनके ऋणी हैं। कवि ने ठीक ही कहा है, महत्ता हम सबों को क्या भला थी, उसी सभी उस वृद्ध माझी की कला थी। तो इस प्रकार से जो है खंड काव्य का जो नायक है उनका चरित्र इस प्रकार करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कै, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक आता है, इसमें 2 अंक तो जो संदर्भ के, 5 अंक इसके हिंदी अनुवाद के हैं। तो ये 2 हैं, 2 में से एक करना होता है। देखिए, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्यम च, उसका गद और पद में सुंदरता था, लालित्य है, और भाव को बोध को समझने की समर्थता, और अदित्य कर्णप्रिय है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्परिणाम, संस्कृत वाग्य में ददाति न तदृशी किंचन दयन्ते, अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कोई नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, न अन्यथा तादर्शी, वैसी और कहीं नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते, दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन और मनन से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो है हम इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद कर देंगे और संदर्भ में लिख देंगे जो है किस पाठ से लिया गया है वो लिख देंगे इसके अंदर। देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 है, उनमें से एक का करना है। देखिए, न चोर हार्यम न च राजा हार्यम न भ्राते भाज्यम न च भारिकारी वह करते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, सुभाषी रत्नानी का है। और देखिए, इसके अनुवाद है, देखिए, न चोर हार्यम, न तो विद्याधन को कोई चोर चुरा सकता है, न राजा उसका हरण कर सकता है, और न भ्रातम भाज्यम, भाई जो है वो भाज सकते हैं अर्थात बांट सकते हैं, न चे भारीकारी, और न इसमें कोई भार है। वह करते वर्धत, और क्या गुण है इसमें, वह करने पर जो है यह बढ़ता जाता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए, कात्यायनी कस्य पत्नी आसीत है, तो कस्य की जगह याज्ञवल्क्य कर देंगे। फिर देखिए, हंस राजे स्व दुहितरम कस्मय अददाते, तो कस्मय की जगह जो भागिनी कर देंगे।
फिर हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कै आसीत, कै की जगह मदन मोहन मालवीय आसीत कर देंगे। बुद्धस्य पंचशील सिद्धांत के की जगह हम जो अहिंसा, सत्यम, असत्यम, अप्रमादय और ब्रह्मचर्य इति, तो ये हमारे सिद्धांत हो जाएंगे इनके। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कै संयोग, श्रृंगार अथवा करुणरस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। देखिए ये जो है संयोग श्रृंगार है। देखिए यहाँ से देखेंगे इसकी परिभाषा। नायक नायिका के मिलन की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। यथा देखिए, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहनो हंसे देन कह नटी जाए। तो इस प्रकार इस स्थान पर अति स्थायी भाव है। आलम्बन विभाव, श्री कृष्ण विषय नायिका, आश्रय उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश। जितना भी आपको आया पहले तो ये परिभाषा लिखनी है, ये जरूरी चीज है, और स्थायी भाव बस। अगर आगे नहीं आता कोई बात नहीं। एकांत प्रदेश, बात का आनंद लेना, आदि अनुभव है, मूल्य चुराना आहारी है, और शपथ खाना मानसिक अनुभव, भाव से मुस्कुराना दैहिक अनुभव, संचारी भाव है हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। इस प्रकार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट हो रहा है, अतः इस संयोग श्रृंगार। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो ये परिभाषा लिख देंगे और ये उदाहरण लिख देंगे। इसके बाद में इसे छोड़ करके इतना लिखेंगे हम, केवल इसका जो है स्थायी भाव लिख के, और इस प्रकार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव पुष्ट यहाँ पुष्ट हो रहा है, अतः संयोग श्रृंगार है, इतना लिख देंगे हम। अब ख की ओर बढ़ते हैं। रूपक अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। देखिए मैं आपको जो है रूपक अलंकार का उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए रूपक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, बस इतना लिख देंगे, इतना ये पर्याप्त है। देखिए प्यारे बच्चों, अब चौपाई अथवा हरिगीत का छंद की साधारण परिभाषा लिखिए। ये देखिए, ये तो चौपाई है, चौपाई की परिभाषा है। यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। 2 चरणों की अर्धावली कहते हैं। चरणांत में जगन अथवा तगन होने से इसका सौंदर्य नष्ट हो जाए, यानी कि ये होना नहीं चाहिए। देखिए ये चौपाई की है। सकल सने स्थिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन का ढरके, जलु थलु देखी बसे निसी बीते, किन्हें गवन रघुनाथ प्रीते। देखिए ये वाली भी है इसके अंदर। और एक दूसरी चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोग उजागर, राजदूत अतुलित बलनामा, पाव अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें मात्रा की अगर आपको आती है ठीक है, नहीं तो उदाहरण बिल्कुल सही लिख देना, इसी पे आपको नंबर मिल जाएंगे। इस छंद के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं, अतः चौपाई छंद है। ध्यान प्रकार देख लीजिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए बहुत सारे इसमें 5 विषय हैं। हम जो है इसमें दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इस पर देखते हैं। दहेज प्रथा एक अभिशाप है। देखिए प्रस्तावना लिखते हैं। सब में प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना उपसंहार सारे निबंधों में आता है। दहेज वस्तु अथवा नगद राशि के रूप में दी गई संपत्ति है, जो लड़के वाले को विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से दी जाती है। वैसे ऐसे शुभ अवसरों पर भेंट अथवा उपहार देने की परंपरा तो प्राय सभी देशों और जातियों में है, किंतु वह स्वैच्छिक होने के कारण किसी के लिए कष्टप्रद नहीं है। किंतु भारत में यह दहेज प्रथा स्वैच्छिक न होकर अनिवार्य और आरोपित हो जाने के कारण भारतीय समाज के समक्ष एक मुख्य समस्या के रूप में आ गई है। आज के युग में दहेज केवल स्वैच्छिक भेंट या उपहार नहीं है, वह वर पक्ष की महानता और श्रेष्ठता का मापदंड है। वर की योग्यता और दक्षता का मूल्य है। वर पक्ष को शादी करने के लिए राजी करने के लिए उत्कोच मतलब रिश्वत है, और कन्या पक्ष के लिए पुत्री जनक होने के अपराध का दंड है। ये तो प्रस्तावना हो गया। फिर दहेज प्रथा का प्रचलन और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, फिर इसमें देख लेना। दहेज प्रथा का प्रचलन हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। यद्यपि रुक्मिणी अथवा जानकी के विवाह के समय में कन्या पक्ष की ओर से नाना प्रकार की वस्तुएं दी गई, किंतु इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि आजकल की भांति वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच सभी संबंधों को ताक पर रखकर मोल तोल किया गया हो। प्राचीन काल में दहेज जहां दो परिवारों के बीच स्नेह और सौहार्द को बढ़ाने में सिद्ध होता था, आधुनिक युग में वही दहेज कठोरता और विवाद पैदा करने में सहायक होता है। देखिए आज के युग में दहेज का यह दुष्परिणाम है कि गरीब बाप अपनी सयानी योग्य कन्या को योग्य वर्ग के हाथ में नहीं सौंप
सौंप पाता। यदि कहीं धोखाधड़ी अथवा झूठे वादे करके वह किसी संपन्न परिवार में अपनी लड़की को ब्याहने का साहस भी करता है तो यह सौदा भी उसके लिए महंगा सिद्ध होता है। विवाह के बाद उसे दहेज की धनराशि या तो पाई पाई जोड़कर चुकानी पड़ती है अथवा उसकी कन्या को आजीवन तड़प तड़प कर घुटन भरी जिंदगी बितानी पड़ती है। सास ससुर देवरानी जेठानी सबके ताने सुनने पड़ते हैं। अंत में यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसे आत्महत्या तक करने को बाध्य हो जाना पड़ता है। समाचार पत्रों में नित्य ही ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। यदि कन्या में थोड़ा भी धैर्य रहा और उसके स्वाभिमान ने उसे सचेत रखा तो वह परिवार की गुरुता और महत्ता को लात मारकर पिता के घर स्वयं या अपने पैरों पर खड़ा होने का संकल्प ले लेती है और आजीवन कुमारी का जीवन बिता देती है। और फिर देखिए इसमें दहेज प्रथा रोकने के उपाय। दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर बड़ी कड़ाई से कदम उठाए जा रहे हैं। दहेज प्रथा को रोकने के कई राज्यों में अध्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। बस इतना लिख देंगे और फिर आगे उपसंहार। दहेज के दुष्परिणामों को ध्यान रखते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वर पक्ष से संबंधित हो या कन्या पक्ष से सच्ची ईमानदारी के साथ इसके उन्मूलन के लिए जी जान से प्रयास करना चाहिए। यदि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो यह भीतर ही भीतर समाज को खोखला बना देगा और एक दिन अपने पारस्परिक स्नेह सद्भावना को त्याग कर वैवाहिक संबंधों केवल अनुबंध मात्र मानने पर विवश होंगे, जो हमारी सांस्कृतिक गरिमा पर एक करारी चोट होगी। जो मेन पॉइंट है वो लिख देंगे और जो इनके भीतर का थोड़ा बहुत वो लिख देंगे। इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कै का पहला है चैनम का संधि विच्छेद है, तो चैनम का संधि विच्छेद चे जमा अनम। और फिर देखिए निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद जो है नी जमा छल है और इसमें जो है नी जमा छल ये बैठेगा इसमें। फिर अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद है, तो अंतरराष्ट्रीय का अंतर प्लस राष्ट्रीय। फिर देखते हैं ख निर्विघ्नम में समास है, तो इसमें अव्यभाव समास है ये। फिर दशानन में समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 कै का एक पूजित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय इसमें कत प्रत्यय है, इस पे निशान लगा देंगे। फिर देखिए नंबर 2 में बुद्धिमान में प्रत्यय है, बुद्धिमान है मतु प्रत्यय है। फिर देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति से संबंधित नियम लिखिए, तो हमने देखिए इनमें से एक करना है, तो सीधा देख लिया हमने। से राज्ञ पुरुष से अस्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है और नियम है जो बात अन्य विभक्ति के आधार पर नहीं बताई जा सकती उसे बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 पात्र है, देखिए परम आदरणीय पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, दिनांक डाल देंगे यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ आप भी कुशल पूर्वक होंगे। समाचार यह है कि पिछले माह मेरे विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार समारोह, ये पुरस्कार समारोह हेडिंग पेन से लिख देंगे, संपन्न हुआ। उस समारोह में अच्छे कार्यों व सेवा के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार शहर के विधायक द्वारा वितरित किए गए। मुझे भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा अनेक पुरस्कार दिए गए। हमारी कक्षा के दिनेश शर्मा को विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया गया। अंत में आए हुए मुख्य अतिथि अपने भाषण जो है सभी को मोह लिया। इसी के साथ वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हो गया। आपका स्नेहाकांक्षी गौरव शर्मा, नई दिल्ली। प्यारे छात्रों इस प्रकार से हमने जो है हिंदी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखा और आपने मुझे आशा है अच्छे प्रकार से इसको ध्यान भी दिया होगा। अगर आप इस प्रकार से पेपर को हल करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।